नहीं, ये तो म्यूचुअल था बिल्कुल। मैं वो शो छोड़ रहा हूँ। मैं एक बार डिसीजन लिया मैंने, तो उसके बाद मैंने फिर आई जस्ट मूव्ड ऑन। बट मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं अगर छोड़ूंगा तो ये स्पेस में किसको कितनी तकलीफ होगी या कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो तब भी ये बोलते थे कि अरे वो निकला इसलिए बैंड चला गया। अब लोग ये बोल रहे हैं कि अब मैं निकल गया हूँ तो अनुपमा नहीं चल रहा है। जब मैं निकल रहा था वहाँ से तो ये सारे जो यंगस्टर्स हैं सब चिपक के रोने लगे मुझसे, बिकॉज दे आर ऑल वेरी इमोशनली अटैच्ड टू मी। 150 करोड़ रिएक्शंस हैं। लाखों मैसेज आते थे जिसमें ये सब चीजें भी आती थी कि अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो अनुपमा को, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो वो जो रिएक्शंस थे वो भी बहुत जरूरी थे, क्योंकि अगर लोग मुझसे नाराज नहीं होंगे, मुझे नफरत नहीं करेंगे, तो फिर मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ अपना कैरेक्टर। वो एड इतना पॉपुलर हो गया था कि अक्षय ने वो एड देखा होगा, और अक्षय का एक भाई था जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अक्षय ने उसको बोला और वो मुझे मिलने आया, बोला भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं, कुछ फिल्म की बात है। तो मैं जाके मिला उनसे। तो टेक्निकली अक्षय ने ही मुझे मेरी पहली फिल्म दिलवाई थी, जिसमें आई वॉज लॉन्च्ड एज अ पैरेलल लीड विद हिम। क्या हुआ है अचानक से फिर बन नहीं रही, दैट वाज द वर्ड। सेकेंडली ये कुछ ना कुछ है कि शायद सुधांशु जी को कुछ अपना ही कुछ अलग से कर रहा है। तो वक्त भी बोले थे और अभी भी बोलता हूँ कि व्हेन यू हैव अ फैमिली यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपको लगता है कि यार अगर कोई चीज़ फीजिबल नहीं है और उतना आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो देन यू हैव टू लुक फॉर अदर वेज टू फिगर दैट आउट। तो मैंने उस फिल्म के लिए, बिकॉज बिल्ला वॉज अ वेरी बिग ब्रांड, राइट, जैसे यहाँ पे डॉन है वैसे वहाँ पे बिल्ला है। रजनीकांत साहब ने शुरुआत की थी उसकी। बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ एंड नाउ। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने एक्टिंग में, सिंगिंग में अपना, दोनों में अपना लोहा बनाया है, और आज भी ऐसा लगता है कि शायद ये डेब्यू कर रहे हैं। ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूंगा, प्लीज़ वेलकम श्री सुधांशु पांडे जी। सुधांशु थैंक सर, यू सो बहुत मच। बहुत नमस्कार। थैंक यू अंकित, थैंक यू फॉर हैविंग मी। गुड टू हैव यू सुधांशु सर। आपको कैसा लग रहा है? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ। It's been a very long time actually. It has been 3 decades now, and because I started very early in my life as a model. तो दिल्ली से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। 94 में मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी एज अ मॉडल। और दिल्ली एक मध्यम वर्गीय परिवार से में पले बढ़े, और वो एक जो टिपिकल माइंडसेट होता है, जो एक मिडिल क्लास माइंडसेट होता है ना, कि भाई चलिए अब पढ़ाई करेंगे, 10th होगा, फिर 12th होगा, और फिर आप या तो आर्मी में जाएंगे या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। वो सब टिपिकल चीज़ें थी हमारी फैमिली में। तो क्योंकि मेरे फादर भी रेलवे में थे, और क्योंकि गवर्नमेंट उस ज़माने में ऐसा होता था कि जो सरकारी लोग होते हैं वो सरकार के ऊपर या उससे अलग नहीं सोच पाते थे। तो आपको करियर बनाने का मतलब होता था कि आप कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे या तो आप इंजीनियर बन जाएं, या डॉक्टर बन जाएं, या फौज में चले जाएं, या IAS बन जाएं, या सिविल सर्विसेज में चले जाएं। तो ये सब चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। फिर वो वक्त आया जब 19 साल की उम्र में मैंने मॉडलिंग के काम के लिए एक ऑफ़र आया, जो इतना बड़ा था कि मैं वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाया। रिफ्यूज़ मतलब मैं खुद ओवरवेल्म हो गया था कि यार ऐसा भी होता है। और जो पैसा उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था वो भी इतना था कि मैंने कभी एक साथ उतना पैसा देखा भी नहीं था लाइफ। और मेरे क्योंकि फादर सैलरी थे, तो सैलरीज भी आप कितनी सरकारी में हो, तो वो उसके हिसाब से जो था वो मेरे लिए वो इतनी बड़ी चीज़ थी कि मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं बहुत खुश भी हुआ, बहुत नम भी हो गया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट हिट मी और अब क्या होगा। तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया। तो मैंने मॉडलिंग शुरू की। और घर वालों ने ओके, मतलब देवर ओके? बहुत सपोर्टिव थे मेरे माँ बाप। तो उन्होंने कभी भी ऐसा कोई अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की उसमें। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अब मेरी मॉडलिंग करियर शुरू हो गया। मैंने देश का उस वक्त सबसे बड़ा कैंपेन किया, उसका फेस बना, और सबसे बड़े फोटोग्राफर जो थे उनके साथ काम किया, सबसे बड़े एड फिल्म मेकर थे उनके साथ काम किया। मेरा पहला एड टाइम मैगजीन के सेंटर स्प्रेड में आया, और मेरी एड फिल्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। और मेरा फैशन करियर उसी वक्त शुरू हुआ, और मेरा पहला शो जो था वो था रोहित बाल साहब के साथ, गुड्डा के साथ। तो वो मेरे मेंटोर थे, गॉड ब्लेस हिज सोल। तो
मेरी करियर की शुरुआत ऐसी हुई कि मैं एक बहुत ही सधे हुए से माहौल से, बहुत एक मध्यम वर्गीय रूटीन से, रूटीन भी मध्यम वर्गीय होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस रूटीन से उठ के सीधे बीचों बीच समुद्र में फेंक दिया गया। मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन जब आपको बीच समुद्र में फेंक दिया जाए तो आप फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है, आपको हाथ पैर मार के सीखना। तो मैं वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ। उसके बाद 3-4 साल मैंने बहुत सारा काम किया फैशन में, मॉडलिंग में, और वहाँ से फिर जो है कहानी आगे बढ़ती चली गई। एकता कपूर ने आपको नोटिस किया, और ये वो टाइम था जब एकता कपूर वो नहीं बनी थी। ऑफ कोर्स हम पांच ने बहुत अच्छा किया था, मानव वाज डूइंग प्रीटी वेल, बट वो एकता कपूर का नाम 2000 के बाद हुआ था। आपको उन्होंने कंसिडर किया था 1998 में, जब कन्यादान सीरियल आ रहा था, जयती जी और आपने किया था। कैसे एकता कपूर ने आपको ढूंढा, या आपने एकता कपूर को जाकर चेस किया, क्या थी वो कहानी? नहीं, मैंने तो खैर, मुझे जानकारी थी ही नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं 97 की बिगनिंग में आया था यहाँ, जनवरी में शायद आया था बॉम्बे, और आया भी था तो मैं अकेला नहीं आया था, मैंने शादी कर ली थी बहुत जल्दी आपने करी थी। हाँ, तो शादी कर ली थी, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों थे यहाँ, तो 2 लोगों की जिम्मेदारी लेके आया था मैं यहाँ, और मेरे पास कोई काम था नहीं, डेफिनेट कोई दोस्त थे नहीं यहाँ, बस ये सोच थी कि कुछ करना है, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए। तो मैं ज़्यादा, मुझे नॉलेज नहीं थी कि कौन कौन है, और उस वक्त जैसा आपने राइटली आपने कहा कि भाई एकता कपूर, उस टाइम एकता कपूर नहीं थी, तो एकता के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं थी उस वक्त। और हाँ, जो मेरा पहला शो था वो एकता के शो के साइमल्टेनियसली चल रहा था, और उस शो का नाम था बेटा। वो शो DD1 पे आता था। तो जो पहला मेरा शो था वो था बेटा, और उसको डायरेक्ट कर रहे थे रवि चोपड़ा, और उसके प्रोड्यूसर थे BR चोपड़ा साहब। तो वो शो जो आया था वो पहले आया था मेरे पास, और वो आपके असाइनमेंट्स के हिसाब से आया था, मतलब हाउ डिड यू लैंड दैट वो शो? नहीं, एक्चुअली क्या था कि बिकॉज एज अ मॉडल मेरा नाम बहुत बड़ा था, हो चुका था तब तक, और मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था, और यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे मिला, एक मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे उस समय। जी बिल्कुल। तो मॉडल कोऑर्डिनेटर्स जो थे हमारे आसपास के 2-4, मैं उनसे मिल लिया था, सबको फोटोग्राफ्स दे दी थी, और मैंने कहा था कि भाई आई नीड टू एंड आई वांट टू एक्ट आल्सो। तो सब चीज़ें कुछ ऐसी होती चली गई कि थोड़ा बहुत नाम इधर उधर लोगों तक पहुंचा, और उसी के चलते मुझे इसके लिए कॉल आया। और मुझे कॉल आया एक ऐसे सज्जन का जो BR चोपड़ा साहब के साथ बचपन से काम कर रहे थे, 2 भाई जो बचपन में एक्टर थे, और वो बाद में डायरेक्टर बन गए थे। उनका नाम था मास्टर बिट्टू, मास्टर राजू। तो मास्टर बिट्टू, मास्टर राजू गोरे गोरे बच्चे थे बचपन में, बहुत बच्चन साहब के और अमजद खान साहब के बहुत बचपन के उन्होंने रोल किए थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो उनका फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बुलाया था, और बिकॉज ऑब्वियसली दे ऑल न्यू कि मैं कौन हूँ, और एज अ मॉडल मेरी पहचान थी। तो उन सब ने मुझे बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया, और बातचीत हुई, फिर वो शो फाइनल हो गया। फिर वो शो मैंने बेटा शुरू किया, जो शक्ति का रीमेक था, वो उन्हीं की फिल्म थी BR चोपड़ा की। तो शक्ति का रीमेक बना रहे थे वो, तो उसमें मैंने हीरो का रोल किया। फिर साइमल्टेनियसली कुछ समय के बाद मुझे ये कन्यादान का ऑफर आया, और कन्यादान, क्योंकि उस वक्त डेली शो होते नहीं थे, तो ऐसा कोई कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता, तो मैं कन्यादान कर रहा था। और कन्यादान मेरे ख्याल से बालाजी के लिए वो ग्लॉसी एरा जो शुरू हुआ था, उसका पहला शो वही था, वहीं से ग्लॉसी एरा उनका शुरू हुआ। तो उसमें बड़ी अच्छी कास्ट थी, मैं था, किरण खेर थी, शशि शर्मा थे, तो जयती थी, बड़े अच्छी कास्ट थी, और वो मैंने शो किया, उसमें भी एज ए हीरो काम किया। और वो करते करते अराउंड 99 मुझे मेरी पहली फिल्म का भी ऑफर आ गया, विच वॉज खिलाड़ी 420। और उस वक्त मेरा एक एड था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था अक्रॉस द कंट्री, और उसमें मेरे साथ एक मॉडल लॉन्च हुई थी, उस टाइम बड़ा नाम था उनका, नीना मैनुअल। मेरा जो ये ऐड था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि सब लोग उसकी बहुत तारीफ और बहुत बातचीत हो रही थी उसकी। इनफैक्ट उसके बारे में आर्टिकल्स तक आ गए थे। एक मित्र हैं कुणाल कपूर, जो शशि कपूर साहब के बड़े बेटे हैं, उनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा एड फिल्म्स की हैं, तो उनके साथ ही वो की थी मैंने, और बड़ा अच्छा, अशोक मेहता साहब उसके DOP थे। तो
वो ऐड इतना पॉपुलर हो गया था कि अक्षय ने वो ऐड देखा होगा, और अक्षय का एक भाई था जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो उन्होंने एंड ही इज़ नो मोर नाउ, द ब्रदर इज़ नो मोर। तो अक्षय ने उसको बोला और वो मुझे मिलने आया, बोला भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं, कुछ फिल्म की बात है। तो मैं जाके मिला उनसे, और वहाँ पे मिलने के बाद नीरज वोरा एक राइटर डायरेक्टर थे, बहुत ही टैलेंटेड, हाँ, ही वाज अ जीनियस। तो उनसे मिला, उनकी पहली डायरेक्टोरियल थी वो। तो वो फिल्म उनसे मिला और वो फिल्म फाइनल हो गई। तो टेक्निकली अक्षय ने ही मुझे मेरी पहली फिल्म दिलवाई थी, जिसमें आई वाज लॉन्च्ड एज अ पैरेलल लीड विद हिम, और केशु राम से साहब प्रोड्यूसर थे उसके। तो वहाँ वो मेरी पहली फिल्म थी, वहाँ से मेरी वो फिल्म्स की और उसकी जर्नी शुरू। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली विद इन अ ईयर दोनों चीज़ें आपकी स्टार्ट हो गई, टीवी करियर भी स्टार्ट हुआ, फिल्म करियर भी स्टार्ट हुआ। पर फिल्म करियर को अभी थोड़ा सा आगे उठना था, लेकिन टीवी करियर आपको लगता है कि जब 2000s का टाइम आया, स्पेशली जब वो टाइम था जब बूम हुआ, जब हम एकता कपूर या सारे सीरियल्स की बात कर रहे हैं, सोप्स की बात कर रहे हैं, आपको लगा कि वो उस टाइम पे मुझे भी शायद उस लेवल पे काम करना चाहिए था, या शायद मिलना चाहिए था प्रेफर्ड रोल जो शायद नहीं मिले, बिकॉज उस बूम में जो भी लीड एक्टर्स थे कहीं ना कहीं वो आइकॉन्स बनते जा रहे थे? नहीं, जो टेलीविजन पे मैंने काम किया था, जिस वक्त मैंने काम किया था, तब तो मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे नाम थे। आई वॉज वन ऑफ द टॉप नेम्स ऑन टेलीविजन दैट टाइम। एंड हाँ, डेली शोज़ का जब एरा शुरू हुआ तो मैंने डेली शोज़ नहीं किए, बिकॉज मैं डेली शोज़ के लिए रेडी नहीं था, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था। ओके। तो मैं फिल्म्स की तरफ चला गया, और मैंने फिल्म्स की, पहले तो बैंड ऑफ बॉयज़ के साथ 3 साल मैं इन्वॉल्व रहा था। तो मैंने डेली शो कभी किया ही नहीं, बट डेली शोज़ धीरे धीरे करके इतने पॉपुलर हो गए बाद में कि फिर जब और जो एक्टर्स थे, जैसे रौनित है या राम कपूर है, या इन सब ने अमर, हाँ, तो ये लोग सब बहुत पॉपुलर होते चले गए वो अपने शोज़ के साथ, डेली शोज़ के साथ। बट आई वॉज हैप्पी डूइंग माई फिल्म्स। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, मैंने बहुत सारी फिल्में, मैंने अभी तक आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ओवर 50 फीचर फिल्म्स, जिसमें बहुत सारी कुछ साउथ की भी हैं, एक हॉलीवुड की थी, एक पंजाबी थी। तो आई हैव बीन वर्किंग नॉन स्टॉप, बट टेलीविजन कल्चर से मैं बहुत दूर रहा। और क्योंकि मैंने थोड़ा वेरीड काम किया, जैसे मैं बैंड ऑफ बॉयज़ में चला गया 2002 में, एक्चुअली शुरुआत उसकी 2001 में ही हो गई थी, 2002 में हम लोग लॉन्च हुए। 2002 में हमारा पहला एल्बम आ गया, और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, बहुत क्रेज था उस एल्बम का, मतलब पर्सनली आई विल टेल यू, इट वाज सच अ क्रेज। यस, इट वाज, तो वो रेज हो गया था उस वक्त। और हमारे शायद एक आध गाना मुझे बताया गया था कि ग्रैमी लिस्ट में एज वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग्स चला गया था, और हम लोग परफॉर्म करते थे, 20-20 हज़ार लोग भरे होते थे स्टेडियम में, उनके आगे परफॉर्म करते थे हम लोग। तो वो ज़माना ही अलग था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, लड़कियां रो रही होती थीं, कोई आ गया तो कपड़े फाड़ दिए जाते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो एक ट्रूली इंटरनेशनल स्टार्स को जो एक्सपीरियंस होता है वो हम लोगों ने किया उस वक्त, 2002 से लेकर 2005 तक, 2003, 4, 5 तक हम लोगों ने किया। और फिर मैंने जो है, मैं आई ऑप्टेड आउट ऑफ द बैंड। बट I'll come to that. Before that आपने म्यूजिक एल्बम किया था जो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, महक, लेट पंकज उधास जी के साथ। वो गाना आपका इतना ज़्यादा चला था, इट वाज ऑल ओवर द मीडिया। अगर उस टाइम पे सोशल मीडिया होता मे भी पता नहीं क्या होता, हाँ, बट रिमार्केबल उसकी सक्सेस थी। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, कैसा था? इट वाज, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट फन ट्रिप, आई वुड से, क्योंकि मैं गया था, हम लोग गए थे स्विट्जरलैंड गए, और उस वक्त, जैसे मैंने आपको कहा, उस वक्त जो आज की डेट में बड़े डायरेक्टर्स हैं वो सब उस वक्त वही काम किया करते थे, जिसमें अनुभव सिन्हा जो थे वो टॉप नेम थे वीडियो, तो वो सब टीवी के जितने, टी सीरीज के जितने वीडियो होते थे वो अनुभव ही डायरेक्ट करता था। तो मैं अनुभव के साथ भी मैंने आई थिंक 2-3 म्यूज़िक वीडियोज़ अच्छे किए हुए हैं। तो उसमें से एक ये था जो हम लोग स्विट्ज़रलैंड शूट करने गए थे, और आई थिंक 2 म्यूज़िक वीडियोज़ वहाँ शूट हुए थे, 2 शूट हुए थे, जिसमें से एक ये था मैं खाने से, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ गाना, और दूसरा एक गाना था जिसमें जॉन था, जॉन इब्राहिम, और एक और लड़की उसके साथ थी, उसका नाम भूल गया मैं। बट वो क्या पैकेज करते थे वो लोग, जाते थे 2-3 वीडियो शूट करके आते थे, तो वो एक फील आ जाता था इंटरनेशनल उसका। एंड तो वो बड़ी फन ट्रिप थी, यू नो।
हम लोग सब, मेरे साथ जो एक्टर थे विशाल सिंह, वो जॉन और जो लड़की थी, हम लोग सब साथ में ट्रैवल करते थे, बड़ा मजा आता था. इट वाज अ ग्रेट फन ट्रिप. एंड पंकज जी एंड ग्रेट फन. हाँ, एंड पंकज जी वाज अ ब्यूटीफुल मैन, सच ए ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, कि उनके साथ बातचीत करने बड़ा मजा आता था. बहुत ही क्लासी, बहुत सलीके से बात करने वाले, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, तो बड़ा उनके साथ मजा आता था. तो इट वाज अ ग्रेट फन ट्रिप. तो बैंड ऑफ बॉयज 3 साल किया, सक्सेसफुल रहा, और लेस्ले लुइस का म्यूजिक था, तो इट वाज ऑल ओवर द मीडिया एंड ऑल. क्या हुआ है अचानक से, फिर ऐसा क्या हुआ? बिकॉज बहुत देखिए लोगों ने क्या क्या बातें बताई, आपको पता ही है, लेकिन अगर मैं लिस्ट डाउन करूँ, जो टॉप 2 थी वो ये था कि बन नहीं रही, दैट वाज अ वर्ड. सेकेंडली ये कुछ ना कुछ है कि शायद सुधांशु जी को कुछ अपना ही कुछ अलग से करना है. बट देन आपने क्लैरिफिकेशन दी थी, पर आपको लगा क्लैरिफिकेशन में थोड़ा सा लेट हो गया कि भाई रीजंस कुछ और थे, और जो आपने मीडिया में डाले हैं वो रीज़न नहीं थे? नहीं, रीजंस तो यही थे जो मैंने बताए थे, उस वक्त भी बोले थे और अभी भी बोलता हूँ, कि बिकॉज 3-3.5 साल उस बैंड में देने के बाद ये रियलाइज हुआ कि आई वॉज ऑलरेडी एक्टिंग बिफोर दैट एंड आई वॉज मेकिंग गुड मनी, प्लस माई सन वॉज ऑलरेडी बॉर्न. एंड तो उसमें क्या हुआ कि व्हेन यू हैव अ फैमिली, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपको लगता है कि यार अगर कोई चीज़ फीजिबल नहीं है और उतना आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो देन यू हैव टू लुक फॉर अदर वेज टू फिगर दैट आउट. और वो हम सब के वो वाले शुरुआती दिन थे. तो मुझे you know, my wife told me actually कि you know, you've left a lucrative career and you've got into this, but it's not really giving you anything. And then I really thought about it, and उसके बाद फिर मैंने वो decision लिया कि चलो I'll opt out of it. Band was still there, वो लोग अभी तक साथ में थे, और मैं उसमें से opt out किया because I wanted to go back to acting so that I can make that kind of money for survival, you know, because I have more responsibilities than any other person there. So I had to उनका क्या रिएक्शन? रेस्ट फॉर they were not very happy at that time. Obviously it was such a good thing going, और मुझे वो decision लेना पड़ा, which was for very right reasons. But I guess you got to do what you got to do, and those are the times that you know, I had no choice but to take that decision. A lot of people were saying कि ये Sudhanshu Pandey is the luck for that band, because there was a time then the band didn't do as well as it was doing, you know, early 2002, 3 and 4. तो ये लक वाली बात शायद सही भी हो सकती है. I don't know if it's luck or it's something to do with my skill, because अब क्या है कि तब ये बोलते थे कि अरे वो निकला इसलिए बैंड चला गया, अब लोग ये बोल रहे हैं कि अब मैं निकल गया हूँ तो अनुपमा नहीं चल रहा है, ऐसी बातें सब लोग यही बोलते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि I don't know if it's got to do with luck or is it something to do with maybe what I do as an actor or a performer that people like so much, कि मुझे वो इतना प्यार दे देते हैं कि उनको लगता है कि अरे मैं नहीं हूँ तो वो चल नहीं रहा. हालांकि ऐसा नहीं. सी अगर एक बार हो तो हो सकता है कि जैसे कहते हैं कि तुक्का है, 2 बार हो, बट अगर हर बार हो रहा तो फिर तो लक ही होगा ना. बस सुधांशु पांडे हैज टू बी देयर इन द प्रोजेक्ट. मैं ये मानना चाहूँगा कि ये लक नहीं है, ये शायद मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन एज एन आर्टिस्ट होता है उस चीज़ को, कि अगर मैंने क्योंकि मैंने हमेशा बहुत शिद्दत से काम किया, जो भी किया है बहुत शिद्दत से किया है. गाया भी था तो बहुत शिद्दत से, एक्टिंग भी की तो बहुत शिद्दत से, कोई कैरेक्टर प्ले किया बहुत शिद्दत से प्ले किया मैंने, और मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो शिद्दत जो है वो ऐसी होती है कि इट रिजल्ट्स इन वेरी वेरी गुड आउटपुट, और वही वजह है कि ऑडियंस इतना गहराई से कनेक्ट कर पाती है उन चीज़ों से जो मैं करता हूँ. और शायद यही वजह है कि उनका फिर वो प्यार इस तरह से निकल के आता है कि अरे आप नहीं है तो हम नहीं देखेंगे, हम ये नहीं करेंगे. It feels very good because that, I mean, that is what you want to achieve, right? You want to achieve that kind of love and adulation from the people that you are doing it for. But were you in touch? आप सारे चारों के साथ आप टच में? Absolutely, हम लोग की दोस्ती में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं. हम लोग बहुत अच्छे दोस्त अभी भी. अब तो खैर मैं वापस आ गया हूँ बैंड के साथ, तो हम लोग फिर से वही सब मस्ती, सेम एनर्जी, सेम एंथुसियाज्म, सेम पागलपना, सेम किस बात पे कब हंसी निकलती है और कब आधे घंटे तक सिर्फ हंसते रहते हैं, वो एकदम कोई उसमें बदलाव नहीं आया है. आज भी हम लोग इस उम्र में भी जाके हम लोग फिर से वही 20-22 साल के लौंडे बन जाते हैं जब हम लोग एक साथ होते हैं. तो
तो आपका जैसे कहते हैं ना प्रैंक होता है, लेग पुलिंग होती है, अब शेरिन हैज गॉन बॉल्ड बिल्कुल क्लियरली। तो कई कहना है कि किसी की इस बात पे लेग पुलिंग होती है कि देख 20 साल पहले तू कैसा था, आज तू कैसा है। बहुत ज़्यादा होती है। एक इंटरव्यू में इनफैक्ट कोई पूछ रहा था कि आपको इतना समय हो गया ये वो कैसे, कुछ कोई बोल रहा था, तो मैंने बोला देखिए दूसरों में और हम में फ़र्क ये है कि हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते। मैंने कहा शरीन के देख लीजिए, सफ़ेद नहीं एक भी बाल सफ़ेद नहीं, क्योंकि इसके बाल ही नहीं है। तो कभी हो, और मैंने कहा कभी होगा भी नहीं बाल सफ़ेद। तो लेग पुलिंग बहुत चलती है, बहुत हंसी मजाक चलता है हम लोग का, और वही तो मुझे लगता है ज़िंदगी है कि यू हैव द फन, यू हैव दैट इक्वेशन बिटवीन ईच अदर, एक केमिस्ट्री, एक कामराडरी है, और उसी वजह से आप कुछ ऐसा कर पाते हैं जो सामने वाले को भी उतना ही मज़ा आए जितना आपको आ रहा है। और उसी वजह से शायद आप वापस भी आ पाए, बिकॉज एग्जैक्टली इट वाज वेरी इजी गोइंग बैक। सांप आपने, अब जब सांप 3-4 बारी सांप आए और वो वीडियो भी वायरल हुई है, मैंने अपने बेयर हैंड से 4 बार वहां पे सांप रेस्क्यू किए आई वाज गोइंग टू आस्क अपने सेट पे। वो बेचारे, क्योंकि हम उनके एरिया में ना, वी आर एनक्रोचिंग अपॉन देयर एरिया। कुछ ऐसा हुआ कि सांप आपने पहली बार देखा और आपने उठाया और उसको अच्छी जगह पे लेके चले गए, और क्योंकि डर आपको लगता नहीं, वो हमें पता है, हाथों से सांप उठा के ले जाना, इट इज स्कैरी। हाँ, सांप में तो नहीं डर, मतलब डर तो हर इंसान के अंदर होता ही है, पर ऐसा डर नहीं कि मैं उसको देखूं और भाग जाऊं या ऐसा कुछ। जब बैंड ऑफ बॉयज आपने छोड़ा, फिर आपने फिल्म्स की तरफ पूरा फोकस रखा एंड यू वेंट साउथ। आपने बहुत सारी बड़ी फिल्में करी। बिल्ला आई थिंक वाज वन ऑफ द की फिल्म्स जो आज भी लोग याद करते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था, बिकॉज बैक टू बैक आपने काफ़ी सारी फिल्में करी थी, तमिल में, तेलुगु में भी। आई थिंक वो मेरा बड़ा नेचुरल प्रोग्रेशन था कि साउथ में मेरा काम यहाँ पे ही देखा हुआ था, उसी के बेस पे मुझे वहाँ पे भी उन्होंने मतलब मुझे बुलाया। इनफैक्ट एक डायरेक्टर है चक्री तोलेटी करके, जो यूएस में थे। ही इज फ्रॉम हैदराबाद बट बेस्ड इन मेकिंग अ तमिल फिल्म, लिव्ड इन यूएस। उन्होंने हॉलीवुड में बहुत काम किया हुआ है। तो चक्री ने मुझे अप्रोच किया था एक्चुअली फॉर बिल्ला। तो ही हैड सीन माय प्रोफाइल एंड माय वर्क प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, तो वहाँ से वो हुआ था। एंड देन व्हेन ही मेट मी, ही इज़ अ वेरी फनी गाय, बट ही उससे मिल के बड़ा अच्छा मज़ा आया था मुझे। बट ही सेड कि यू नो यू आर वेरी फिट, सो यू विल हैव टू पुट ऑन वेट फॉर दिस फिल्म, आर यू रेडी फॉर इट? यस, दैट वाज अ सरप्राइज। तो आई सेड इफ इट्स वर्थ इट देन आई विल डेफिनेटली 100%। तो फिर उसने मुझे करीब 1.5 महीने का टाइम दिया, 1.5 पौने 2 महीने का टाइम दिया टू पुट ऑन वेट एंड ग्रो अ बियर्ड। तो मैंने उस फिल्म के लिए, बिकॉज बिल्ला वॉज अ वेरी बिग ब्रांड, जैसे यहाँ पे डॉन है वैसे वहाँ पे बिल्ला है। रजनीकांत साहब ने शुरुआत की थी उसकी। तो ये बिल्ला 2 आई अजीत के साथ। अजीत इज अगेन सुपरस्टार, बिग, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स देयर, एंड ही इज एट पार विद रजनी सर इन टर्म्स ऑफ मार्केट ओपनिंग्स एंड एवरीथिंग। तो बहुत बड़ी फिल्म थी, तो मुझे लगा कि यार यू नो ही इज ऑफरिंग मी द मेन विलन इन अ बिग ब्रांड लाइक दिस एंड आई थिंक इट इज वर्थ इट, सो लेट्स डू इट। तो मैंने 1.5 पौने 2 महीने खूब खा पी के अपना वजन बढ़ाया, और वजन बढ़ाया, दाढ़ी बढ़ाई, और फिर वो लुक पूरा चेंज किया गया, थोड़ा ग्रे व्रे करके उसको। एंड माय फर्स्ट तमिल फिल्म, आई learnt my dialogues also, I said them myself, and then I dubbed my own voice in Tamil, जिस लैंग्वेज की मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो मैंने करीब 7 घंटे में पूरी फिल्म डब कर दी थी। आई एम एनीवे वेरी फास्ट एट डबिंग, माई पीपल नो दैट आई डब रियली, आई वॉज वेरी नोन टू बी वेरी क्विक फॉर डबिंग, बट मैंने तमिल फिल्म भी बहुत स्पीड में डब की, तो आई वॉज रियली अप्रिशिएटेड। काफी आपके लुक को भी बहुत लोगों ने सराहा था, बहुत पॉपुलर हुआ बहुत ज़्यादा। तो तमिल सिनेमा में वहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा लगा वो। और उसके बाद फिर मैंने कई सारी फिल्में वहाँ चेन्नई में की, तमिल फिल्म्स, और काफ़ी काम किया अप टिल रोबो 2.0 जो शंकर के साथ की मैंने। इट वॉज ग्रेट, इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी इवन डाउन साउथ।
आई थिंक इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी। और फिर आया शायद जिसे कहते हैं मैग्नम ओपस, जो एक सबका लाइफ का एक मुगले आजम जैसे होता है, शोले गई है, वो था अनुपमा। जी। ह्यूज स्टारकास्ट, राजन शाही, बिग डायरेक्टर, और तो ये अनुपमा आपको कैसे मिला? अगेन वो लुक्स जो है आपकी, या आपका प्रोफाइल है, या समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट तरह से ये रोल आपके पास आया? नहीं, ये तो खैर बिकॉज अगेन इट वाज अ डेली सोप। यस, आई थिंक बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम एज एन एक्टर, वही रीज़न था, क्योंकि राजन शाही जो है वो मेरा पुराना दोस्त है, बहुत पुराना मित्र है, 25 साल पुराना मित्र है। जब वो एज अ डायरेक्टर शुरुआत कर रहे थे और मैं एक्टिंग कर रहा था, भट्ट साहब प्रोड्यूस करते थे, ये डायरेक्ट करता था और मैं उसमें एक्ट करता था, तो हमने ऐसे काम किए थे एक दो के। एक बार वो पायलट बना रहा था राजन, तब भी मैंने उसके लिए किया था। तो हमारी मित्रता बहुत पुरानी थी और कुछ समय पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उससे बोला था, राजन मुझे लगता है यार मैं अब रेडी हूँ डेली शो करने के लिए। तो बात उसने दिमाग में रखी। फिर 2020 में उसका मुझे फ़ोन आ गया, बोला भाई ऐसा ऐसा है, मैं एक स्टार प्लस के लिए शो बना रहा हूँ। स्टार प्लस के लिए उसने बोला मैं शो पिच कर रहा हूँ चैनल को, अभी पता नहीं है स्टार भारत के लिए कुछ बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ चल रहा था। तो बोला था बट ओनली इफ यू से यस आई विल पिच इट, बिकॉज आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी एल्स अदर देन यू फॉर दैट रोल। और ये पहला ऐसा हीरो होगा इंडियन चैनल टेलीविजन पे जो ग्रे शेड वाला होगा। तो फिर वहाँ से तो मैंने बोला, तो इतना कन्विक्शन से उसने बोला कि यार ही कांट सी इमेजिन एनीबडी एल्स, तो कुछ तो वजह होगी कि ही कुडंट इमेजिन। तो एज एन एक्टर आई थिंक व्हेन समबडी नोज, या जैसे अब मेरे दिमाग में कोई कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि यार ये कैरेक्टर जो है ना, ये सिर्फ राजकुमार राव ही प्ले कर सकता है, राइट, उसमें और कोई फिट होता मुझे नहीं दिख रहा है। तो वो कन्विक्शन आता है आपके दिमाग में, और शायद यही था कि राजन के दिमाग में कन्विक्शन था कि यार से सुधांशु के अलावा ये कैरेक्टर कोई प्ले नहीं कर सकता, बिकॉज ही वाज प्रॉब्ली लुकिंग एट अ persona which is larger than life, somebody who has that voice, somebody who has that intensity, because it required a lot of colors and shades, and my ability as an actor उसको पता ही थी, तो that is why he was very sure, and I think वहीं से हमारी वो सारी बातचीत शुरू हुई। फिर 1-1.5 महीना उसने काफ़ी बातचीत की, ब्रेन वॉश किया मुझे, बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स बताए। फिर मैंने कहा कि चलो यार लेट्स टेक दिस लीप, एंड तब मैंने लीप ऑफ फेथ लिया, वो अपनी लाइफ का पहला डेली शो किया। और आपको कब लगा वनराज शाह जो है कल्ट बन गया? बिकॉज सोशल मीडिया पे बातें होनी शुरू हो गई थी, लीड कास्ट के साथ काफ़ी अच्छा आपका वो केमिस्ट्री निकल के आ रही थी, एंड वनराज शाह बिकेम अ कल्ट। तो आपको कब महसूस हुआ यार ये चल पड़ा, दैट कन्विक्शन हैज गॉन इनटू एग्जीक्यूशन, गॉन इनटू रिजल्ट्स? ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। मैं हमेशा सिर्फ अपना काम करता हूँ, और मैं जो भी करता हूँ वो इतने कन्विक्शन, इतने डेडिकेशन के साथ करता हूँ कि जब मुझे अप्रिसिएशन मिल जाता है लोगों का, अपने आसपास के लोगों का, उनकी फीलिंग्स देख लेता हूँ मैं कि यार इनको अच्छा फील हुआ मैंने किया, तो मेरे लिए उतना ही बहुत है कि चलो एटलीस्ट यू नो पीपल अराउंड मी कैन फील व्हाट आई एम डूइंग, कि अगर मैं रो रहा हूँ तो उनको भी अगर आंखों में आंसू आ रहे हैं तो मतलब आई एम डूइंग इट राइट। यस। एंड अगर मैं कोई बहुत ही पागलपने वाली चीज़ कर रहा हूँ और लोगों को महसूस हो रहा है और उसका रिएक्शन आ रहा है, तो मतलब मैं सही कर रहा हूँ। तो मेरा दिमाग सिर्फ अपने काम पे रहता है और मैं कैसे उसको कितना अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, हाउ एम आई टचिंग अपॉन दैट इमोशन एंड हाउ एम आई टचिंग अपॉन द इमोशंस ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग इट, दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू मी। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा कि वो आइकॉनिक बन गया वो कैरेक्टर। और शायद इसीलिए बन गया क्योंकि मैं इतनी शिद्दत से उसको प्ले कर रहा था और इतना उसमें खून पसीना मैंने डाला अपना 4 साल, बिना ये सोचे कि इसको आइकॉनिक बनाए। अगर मैं ये सोचता कि मुझे आइकॉनिक बनाना तो शायद मैं नहीं कर पाता, बट क्योंकि मैंने सिर्फ अपने काम पे और अपने किरदार पे फोकस करके वो काम किया अपने साथ, शायद यही वजह थी कि वो आइकॉनिक। तो राजन शाही न्यू की आप बनेंगे एंड देन यू पुल्ड इट ऑफ, बट कहीं ना कहीं एक हमारे इमोशंस जो आते हैं एज एन इंडियन वो बाहर आते ही आते हैं कि यार वनराज शाह ऐसा क्यों कर रहा है। तो कहीं आपको लोगों के ऐसे रिएक्शन आते थे मे बी इफ यू गोइंग इन द पब्लिक कि वनराज ये नहीं करना चाहिए था, वनराज ऐसा क्यों?
कहीं ना कहीं नेगेटिव शेड तो है उसमें, द पॉजिटिव देयर नेगेटिव्स। देयर आर, आई मीन 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, तो 150 करोड़ रिएक्शंस हैं, लाखों मैसेज आते थे जिसमें ये सब चीज़ें भी आती थी कि अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो अनुपमा को, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो वो जो रिएक्शंस थे वो भी बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि अगर लोग मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, मुझे नफरत नहीं करेंगे, तो फिर मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ अपना कैरेक्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रिएक्ट लाइक दैट, बिकॉज दैट इज़ द रिएक्शन आई एम सीकिंग फ्रॉम देम। कि भाई अगर गब्बर सिंह से लोग घबराते नहीं तो गब्बर सिंह तो फ्लैट हो जाता ना। गब्बर सिंह ने वो डर पैदा किया लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिलों में वो डर पैदा किया, उसके लाफ्टर से, उसकी आवाज़ से, उसके चलने के तरीके से, उसके घूरने के तरीके से। तो जो वो जिस तरह से वो देखता था, बात करता था, चलता था, वो डर पैदा किया उसने। तो वो डर पैदा हुआ, इसीलिए गब्बर बना। आज तक लोग गब्बर सिंह बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको आइकॉनिक बना दिया, उस तरह से उन्होंने उसको कैरेक्टर को एग्जीक्यूट किया। तो सिमिलरली जब वनराज शाह को गुस्सा आता था या उसको आने वाला होता था गुस्सा, तो पहले से ही लोगों को घबराहट शुरू हो जाती थी, क्योंकि वो एंटिसिपेशन में घबराहट शुरू होती थी लोगों की, बिकॉज दे न्यू दैट दिस गाय इज केपेबल ऑफ समथिंग अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कर जाएगा ये। तो दैट इज व्हाट आई हैड क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ दैट कैरेक्टर, कि मुझे उसको कुछ ऐसी एजेस देनी थी जो उसको बिल्कुल ही अलग कर दे हर चीज से, कि लोग देखने को परेशान भी हों, तरसे भी, और ये भी हो कि अरे नहीं यार नहीं। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिजायर भी हो, देखना है लेकिन वनराज ऐसा बनना नहीं है। हाँ, तो डर भी लगता था और देखना भी है, घबराहट भी हो रही है लेकिन देखना है, औरतें गुस्सा भी कर रही है लेकिन देखना भी है। तो वो सब चीजें, वो दैट्स द इमोशन दैट कैरेक्टर कैरीड ऑलवेज। कौन सा ऐसा कैरेक्टर था, अब नॉट नेसेसरली द पर्सन बट एज अ कैरेक्टर, आपको लगा कि वनराज के साथ उसकी ट्यूनिंग सबसे अच्छी होगी? Was it the father and son, maybe mother and son का क्या था? In real life or you're talking? Both, in fact both. कि as a character आपको क्या लगा कौन से दो कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री सबसे अच्छी है, और इन रियल लाइफ आपकी किससे ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री है, बनती है? बापूजी से। बापूजी से बेहतरीन। बापूजी मोस्ट फिनोमिनल, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ। बाकी और जो यंगस्टर्स थे उनके साथ तो बनती ही थी, बहुत सारी हंसी मजाक हम लोग करते थे, बट बापूजी भी एक यंगस्टर ही हैं, 83 ईयर ओल्ड, ही इज एग्जैक्टली माय फादर्स एज। इसीलिए उनके साथ मेरा लगाव भी वैसा था और जुड़ाव भी वैसा था, और बहुत, हाँ, बट वो बहुत बदमाश हैं, ही इज़ वेरी नॉटी। तो उनके साथ बहुत मज़ा आता था, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता था उनके साथ, और हंसी मजाक बहुत खतरनाक होता था, मतलब इतना कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पागल हो जाते कई बार, तो इतना ज़्यादा हंसी मजाक होता था। तो वो केमिस्ट्री उनके साथ बहुत बेहतरीन थी मेरी, बापूजी, क्योंकि उन्होंने सारा भाई, वैसे सारा भाई में वो कैरेक्टर ऐसा किया था है, तो थोड़ा आइडिया लग सकता है कि हाँ इनको हंसना हंसाना बहुत पसंद है। हाँ, ही इज अ थिएटर लेजेंड। उन्होंने 350 के ऊपर शोज लिखे हैं, डायरेक्ट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, एक्ट भी किए हैं। सो ही इज लाइक द दिलीप कुमार ऑफ गुजराती, विदाउट डाउट। बट 4 साल जब आप कहीं काम करो तो यू नो इट टेक्स अ लॉट टू कम आउट ऑफ इट, क्योंकि वनराज शाह जैसे पता है सबको कल्ट बन चुके हैं, सबके प्यारे भी हैं, नफरत भी उनसे करनी है, प्यार भी उनसे करना है। तो 4 साल बाद जब एग्जिट मोड आता है तो कैसा लगा, क्या फील हुआ, व्हाट वाज द मोमेंट, सबका रिएक्शन कैसे था विद इन द कास्ट एंड ऑल? जब मैं निकल रहा था वहाँ से तो ये सारे जो यंगस्टर्स हैं सब चिपक के रोने लगे मुझसे, बिकॉज दे आर ऑल वेरी इमोशनली अटैच्ड टू मी। बट आई थिंक उनको थोड़ा सा मैं समझाया तो वो समझे कि यार इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, यू नो। तो एक इमोशनल अटैचमेंट तो होता ही है, बट मेरा ये था कि मैंने अपना जब मैं एक बार डिसीजन लिया मैंने, तो उसके बाद मैंने फिर आई जस्ट मूव्ड ऑन मेंटली, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट इट। आपको मेंटली ब्लॉक करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं उस चीज़ को, बिकॉज यू आर टेकिंग अ कॉन्शियस डिसीजन, और आप उसके हिसाब से ही अपना नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो मैं सिर्फ इस बात से खुश था कि मैंने एक बहुत लंबी जर्नी की, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत जर्नी की, और बहुत कुछ इस चीज़ ने मुझे दिया है, और उस चीज़ को मैं चेरिश करूँगा लाइफ लॉन्ग। एंड नाउ आई विल ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स, आई वांट टू डू मोर
characters, different characters, better, bigger, every which way. So it is because as an actor मेरे अंदर वो है कि मैं अलग अलग चीज़ें करता रहूँ, क्योंकि वो भूख कभी ख़त्म नहीं हो सकती मेरी। इनफैक्ट भूख, क्योंकि राजन शाही की अगर मैं बात करूँ, मतलब मेरा दिमाग उधर ही जा रहा है। उन्होंने वो कैरेक्टर आप पे बेस किया था, काफ़ी कुछ उन्होंने आप पे बेस किया था कि वनराज शाह जो है वो सुधांशु पांडे हैं, सुधांशु पांडे वनराज शाह। तो आपको लगा कि जब मैं इस कैरेक्टर को छोड़ूंगा तो उसकी एब्सेंस को फिल करना इज़ अ ह्यूमंगस टास्क, वो प्रोग्राम के लिए आसान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं राजन शाही ने आपको कोशिश तो की होगी कि आप प्लीज़ मत जाइए। नहीं, ये तो म्यूचुअल था बिल्कुल कि मैं वो शो छोड़ रहा हूँ, बट मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं अगर छोड़ूंगा तो ये स्पेस में किसको कितनी तकलीफ होगी या कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बिकॉज वो स्पेस दैट इज़ नॉट माई स्पेस टू गेट इन थिंक। मैंने 4 साल उस शो को दिए, अपना सब कुछ दिया है, और अब मुझे लग रहा है कि अब 4 साल के बाद वो वक्त ख़त्म हो गया और अब मुझे एज एन एक्टर ग्रो करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आई हैव टू टेक अनदर स्टेप। सो आई थिंक दैट वाज द हाई टाइम फॉर मी टू टेक द मूव। तो अब सुधांशु पांडे को लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अब अनुपमा के बाद क्या, तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मिस्टर पांडे? I have just finished shooting for a show for Amazon Prime. It's a game show produced by BBC. Which you were busy also, you had gone. Yes, जैसलमेर में गया था, तो वो करण जौहर साहब ने होस्ट किया है। तो अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ कुछ, बट जल्दी उसके बारे में जब बात कर सकूँगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। बट दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट, एंड दैट इज़ अ वेरी big thing and one of the best experiences of my life in terms of the show. Yeah. Wow. सुधांशु, बैंड ऑफ बॉयज़ भी अब वापस आ गया, नाउ यू आर डूइंग योर ओन, अब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर फिर से कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जो फिर वही 6 दिन हफ्ते में आएगा, डेली सोप बनेगा, सुधांशु पांडे का शायद 30 दिन में से महीने के 26 दिन लेगा, तो क्या आप उसके लिए उसको कंसिडर करेंगे? अभी के लिए बोलेंगे नहीं, अभी नहीं, मे बी शायद फ्यूचर में? हाँ, फिलहाल तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि 4 साल करके अभी वही निकला हूँ मैं। तो अभी फिर से शायद मैं उस, चाहे वो बहुत टेम्पटिंग ऑफर, इतने लंबे कमिटमेंट के लिए तो नहीं रेडी हूँ मैं। हाँ, अगर 1-2 महीने का या 1.5 महीने का कुछ ऐसा कमिटमेंट आता है तो आई एम ओके कि मैं 1.5-2 महीने, मुझे हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन शूट करना है, दैट इज़ ओके, बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग वाइल, नॉट फॉर अ daily show commitment. I'm not ready for it yet because I've just come out of it. So I'll just tell the producers कि just hold your ideas और थोड़ा टाइम वेट करें. I think he'll be back. कुछ अच्छा he'll be back. Unless there is something really phenomenal जो मुझे लगे कि यार ये this will be another game changer, तो बात अलग है. But ऐसा predict करना तो बड़ा मुश्किल है. So I think everybody is listening. Okay. So it's a remarkable half century, and we wish that you convert it into 100. And हमें बहुत मज़ा आया, and I hope आपको भी मज़ा आया. Wish you, Sudhanshu, all the very best. Thank you so much. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. जय महाकाल.